जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 41। अच्छा जी, कल हमने ना डिस्कस किया था बैड एंड डाउटफुल डेट, सही है ना, आईटीए वाली चीजें। आज हम करेंगे इंशाल्लाह इन्वेंट्री को। किसको जी? इन्वेंट्री। और टाइम अगर बच गया तो इंशाल्लाह बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। सही है भाई सर? अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, कल हमने ना एक क्वेश्चन किया था बच्चों, एक क्वेश्चन किया था। क्या किया था? वो क्वेश्चन क्या था? वो आई कैप क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे ही है जी? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 था जीटा जी। भैया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होती क्या? सबसे पहले ये बता दें, स्टॉक जो आपने खरीदा हो बेचने की नीयत से, और जी वो काउंटिंग पीरियड के एंड में आपके पास पड़ा हो, इसे क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। लेकिन ना मेरे भाई, चीजों को रिकॉर्ड करने के ना वो वाली चीजें जो कोर एक्टिविटी से रिलेट करती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम हैं। क्या है भैया? एक है परपेचुअल सिस्टम, एक है मेरे भाई पीरियोडिक सिस्टम। एक क्या है भैया? पीरियोडिक सिस्टम में जो चीजें कोर एक्टिविटी वाली हैं, जिन्हें आप गुड्स कहते हैं सर जी, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है परचेजेस। क्या? और परपेचुअल के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इन्वेंट्री। लफ्ज ही क्या इस्तेमाल किया जाता है? इन्वेंट्री। क्या इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई? ये बात समझ आती सर आपको? ये बात समझ आई सर? अच्छा, पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में फर्क है। क्या है भैया? फर्क है। क्या है भैया? अभी मैं ना सारी आपको बात इंशाल्लाह समझाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा इस तरह, फिर आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से रिलेटेड 4 से 5 बातें आपने जहन में रखनी है बस। क्या? बस वो पॉइंट्स बनवा देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा भैया। परपेचुअल सिस्टम के अंदर दो मेथड्स हैं, एक है जी फाइफो, एक है एवको। पीरियोडिक के अंदर भी दो मेथड्स हैं। क्या है बच्चों? एक है फाइफो, एक क्या है? एवको। एक है फाइफो, जुहेर भाई इसको चला दो ना। एक है फाइफो, एक है एवको। अच्छा जी, अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। मैं अभी डिस्कस करता हूं परपेचुअल। क्या करता हूं भाई? असल में पीरियोडिक सिस्टम में तो है ही कुछ नहीं। पीरियोडिक सिस्टम में तो मेरे भाई परपेचुअल सिस्टम थोड़ा कम्प्लेक्स है। क्या है? अच्छा भी है, थोड़ा कम्प्लेक्स भी है। इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है ना वो बैलेंस अपडेट होता है। क्या होता है बच्चों? जी। ट्रांजैक्शन स्टॉक में क्या हो सकती है? क्या ख्याल है? ओपनिंग स्टॉक होगा, चीजें इशू होंगी। जब चीजें इशू होती हैं तो मेरे भाई स्टॉक कम हो जाता है, जब चीजें नहीं आती हैं तो स्टॉक बढ़ जाता है। ओके सर जी, ये बात समझ आती है सर आपको? सर इधर आए, जरा इधर इश्यूएंस में आए। ये पहली काम की बात जरा सुन लीजिए, फिर मैं आपको ना परपेचुअल में एक दफा दिखा देता हूं ये टेबल शेबल कैसे बनते हैं। इधर आए जब भी इश्यूएंस। बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी है या गलत कॉन्सेप्ट है कि सर इश्यूएंस होती है सिर्फ सेल की वजह से। किस वजह से बच्चों? गलत कॉन्सेप्ट। क्या मेरे भाई? चीजें इशू होती हैं बच्चों, 3 किस्म की चीजें होती हैं बच्चों जो इशू होती हैं, यानी इश्यूएंस 3 किस्म की हो सकती है। कितने किस्म की? सेल की वजह से भी। सर इसकी आवाज थोड़ी सी कर दें, बहुत स्लो है वो। अच्छा, सेल। भैया जब सेल करेंगे तो भैया वेयर हाउस से चीजें चली जाएंगी ना। मुझे बताएं स्टॉक क्या हो जाएगा? बताएं स्टॉक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट। इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट। भैया लफ्ज याद रखिएगा, लफ्ज याद रखिएगा। परपेचुअल सिस्टम में चीजों का आना और जाना, आया तो स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट, गया तो स्टॉक या इन्वेंट्री। पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मेरे मासूम दोस्तों परचेज का लफ्ज। अगर इश्यूएंस हुई है भैया इन्वेंट्री क्रेडिट, किस सिस्टम में? किस सिस्टम में? और पीरियोडिक में क्या होगा? ओके भाई। अच्छा, डेबिट किसको करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल को। किसको भाई? कॉस्ट ऑफ सेल को। ये सेल्स से रिलेटेड खर्चा है ना, कॉस्ट ऑफ सेल को। किसको मेरे भाई? अच्छा, इश्यूएंस फिर होती है बच्चों दूसरी, चैरिटी, फ्री सैंपल, या फिर बच्चों एडवर्टाइजमेंट, या फिर क्या बच्चों? अच्छा, जो भी हो इश्यूएंस की वजह से स्टॉक ने तो कम होना है भैया, या तो परपेचुअल सिस्टम होगा या फिर पीरियोडिक। परपेचुअल सिस्टम है तो बोलो इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर पीरियोडिक है तो
सवाल ये पैदा होता है डेबिट किसने होना है? ओहो, ये भैया एडमिन एक्सपेंसेस में जाती हैं चीज, सॉरी ये जाती हैं बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। किस में? और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी सेलिंग एक्सपेंसेस में। किस में मेरे भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कैटेगरीज होती हैं बच्चों, क्या होती हैं? एक होता है एडमिन और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा जाता है। किधर जाता है? मैंने अभी जो बात की, मैं इंशाल्लाह अभी आपको टेबल फॉर्म में आप उसकी पिक ले लीजिएगा कि सर आपने क्या कहा, ये कौन कौन से खर्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस एक्टिविटी में जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए जी। ये जाएगा सेलिंग में। किस में मेरे भाई? ओके सर जी, सही है ना? अच्छा, फिर हो सकती हैं बच्चों ड्राइंग्स। क्या ड्राइंग्स? भाई ड्राइंग्स हुई हैं, ऑनर चीजें घर ले गया। अगर तो भाई कम हो गई होगी ना। अगर तो है मेरे भाई परपेचुअल सिस्टम तो सर इन्वेंट्री, और अगर है बच्चों पीरियोडिक सिस्टम तो परचेजेस हैं। गुड्स ही हैं क्या बच्चों? बस नामों का डिफरेंस है। क्या है बच्चों? और डेबिट क्या होगा? ना कॉस्ट ऑफ सेल ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी सेलिंग भैया, बल्कि बोलो ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी मेरे भाई? ओके सर, ओके सर जी भाई, ओके है। हाँ अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। इश्यूएंस तो ये है, इसके अलावा आपके ख्याल में क्या आता है? स्टॉक कम और भी शायद वजूहात की वजह से क्या? ये वेल डन, लॉस की तबाह दे भाई ने कहा तबाह दे। सर जी लॉस हो गया। क्या हो गया जी? जिस बंदे की जिम्मेदारी लगाई थी ना कि आपने ये जरा देखना है वेयर हाउस से कुछ चीजें ले ना जाए, वो खुद ही ले गया। थेफ्ट, चोरी जी। सर जी जिस तरह बारिश हो रही है अभी, क्या हो रही है? चीजें बाहर पड़ी हैं, चीजें बाहर पड़ी हैं, चीजें मेरे भाई। सर जी वो चीजें खराब हो गई। सही है जी, उसकी आपने क्या उसका नाम है आपने ऊपर शेल्टर ही कोई नहीं है, सही है, कोई सेफ गार्ड ही कोई नहीं है जी, बारिश हुई चीजें खराब हो गई। सही है सर जी, कोई पेरिशेबल वगैरह इस तरह की चीजें होंगी। अब मुझे बताएं बच्चों स्टॉक क्या हो गया बच्चों? बोलो शाबाश। क्रेडिट हो गया। क्या हो गया? अगर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको ये जो चैप्टर है ना इन्वेंटरी वाला, अगर आपको बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर हमें तो भूला हुआ है, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई इशू नहीं है, बस लफ्ज याद कर लो। अगर परपेचुअल का लफ्ज आ गया तो इन्वेंटरी क्रेडिट इश्यूएंस की वजह से और या स्टॉक के कम होने की वजह से। अगर मेरे भाई पीरियोडिक का लफ्ज आ गया, खत्म बात खत्म, बात खत्म। लिंक ही नहीं आपको आता है चैप्टर या नहीं आता, इररेलेवेंट बात होगी। सही है भाई? सही है बच्चों? ले सर, कुछ बच्चे जो होते हैं ना उन्हें को ना भाई आपने चैप्टर नंबर 7 मतलब अकाउंटिंग में चैप्टर पढ़ा होगा, उनका थोड़ा सा वीक होता है, उन्हें सारी बातें आती हैं, एक ना माइंड में परसेप्शन बना के बैठ ले यार ये मुझे तो आना ही नहीं है, ये तो क्या उसका नाम है, मुझे तो समझ ही नहीं आनी, पहले ही जहन में बिठा लिया तो फिर क्या समझ आनी भाई। तो इसलिए ना छोड़ इन सारी बातों को, बस ये जो है ना काम की बातें हम इधर देख लेंगे। ये आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, आता है चैप्टर आपको नहीं आता है, बस खत्म बात, इररेलेवेंट होगी ना जी। ये है पीरियोडिक। क्या मेरे भाई? पीरियोडिक है तो कहता इन्वेंट्री इन परपेचुअल, ये क्रेडिट होगी, और अगर पीरियोडिक है तो क्रेडिट किसने होना है? परचेज ने। डन डन डन। अब ये था लॉस। क्या था मेरे भाई? यार थेफ्ट, चोरी, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, फ्लड। सही है सर जी, इस तरह की बातें हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसे कहते हैं ये लॉस है एब नॉर्मल वाला। कौन से वाला मेरे भाई? एब नॉर्मल लॉस। क्या मेरे भाई? अब मुझे बताएं बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है आपने, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। सर जी ये जो एब नॉर्मल लॉस है इस वजह से स्टॉक तो कम हुआ ना जी, डेबिट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ, हाँ प्रॉफिट और लॉस मैं मानता हूं, एक्टिविटी बताओ मुझे यार। कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं हो सकती यार, यार्ड सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं हो सकता, एडमिन होगा। क्या होगा बच्चों? ये बात समझ आई? ये ना नोट्स बने हुए हैं इसके, मैं क्या उसका नाम है वो पेज जो है ना आपको इंशाल्लाह पीडीएफ की शक्ल में ज़हीर भाई इनको शेयर कर देंगे हम, ठीक है? जिसमें पीरियड जो बच्चा पढ़ना चाह रहा हो ना यार फोटोकॉपी करवा दे जाके आईटीए की किताब से। जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा 2 मेरा ख्याल है, हाँ 2 होगा उसके ना, आप इनको कॉपी करवा दो वो वाला सफ़ा, पीरियोडिक और परपेचुअल में डिफरेंसेस जी। वैसे जो मोटे मोटे हैं मैं इधर ही बता रहा हूँ आपको, जरूरत नहीं है, जो बच्चा चाहता है नहीं मैं एक दफा रिवाइज कर लूँ वो आपको फोटोकॉपी करवा के दे रहे हैं, ऑनलाइन वालों के लिए ऐड अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा ये बातें समझ आई मेरे भाई? इश्यूएंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? इश्यूएंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई? क्लियर हो गया सर? जल्दी से नोट कर लो, शाबाश। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं इस पूरे चैप्टर में ना 5 से 6 बातें हैं जो काम की हैं। कितनी? पूरे इन्वेंटरी में हम समरी बना लेंगे, बस खत्म जी।
अच्छा कुछ बच्चे माशाल्लाह उन्होंने ना कॉन्सेप्ट अप्लाई भी करना शुरू कर दिए हैं। अभी क्या उसका नाम है, ये तैमूर साहब ने मैसेज किया कि सर ये जो बारिश हो रही है ये अनयूजुअल है, तो नॉन रूटीन सस्पेंशन क्या, तो वो एक स्टूडेंट है ना, ये उमर उमर नहीं बैठा होता इधर, उमर बैठा होता है, वो कहता है सर बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से ये नॉन रूटीन है, क्या है, तो सर ये तो अनयूजुअल है, तो फिर इसका लेक्चर आप अपलोड करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? क्या क्या भाई बच्चे, चलो अच्छी बात है, नहीं इस तरह का जब मसला होता है ना, तो फिर जो है वो मैनेजमेंट नहीं मना करती, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने दूर से आना हो, क्या होना हो जी। अच्छा आपने बहुत अच्छा किया, भीगा भीगा सा, तो अच्छा हुआ ना, मज़ा भी आया, नहाए भी, थोड़ी थोड़ी ठंड भी महसूस हुई, कोई बात नहीं, आपकी कुर्बानियों को याद रखा जाएगा इंशाल्लाह। चले नहीं चले चल भाई, जल्दी नोट करो, मैं उतनी देर जरा स्टेटस देख लूं। स्टेटस लगाया है जी, इंक्रीज इन प्रोविजन एंड डिक्रीज इन प्रोविजन। ये बच्चे जो होते हैं ना पढ़ने वाले आजकल इस तरह कर रहे हैं माशाल्लाह। इंक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन का स्टेटस जी, बाकी बच्चों ने कोई नहीं लगाए हुए, बाकी बच्चे, हुजैफा तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं किधर नाराज हो गया, हुजैफा नाराज हो गया, पता नहीं आ ही नहीं रहा यार जी। शाबाश दी शाबाश, जो की होती है ना पूरे लेक्चर की, उसका स्टेटस लगा दिया करो यार, आज ये है, दूसरों को फिक्र दिलाओ जी। अच्छा चन नोट करके ना बताना भी है सर, नोट कर लिया, कर लिया भाई। पहली अहम बात इस चैप्टर की, आपको इश्यूएंस का पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, इश्यूएंस का, सही है मेरे भाई। मैं हल्का सा परपेचुअल रिवाइज करवा देता हूं, हल्का सा परपेचुअल भी रिवाइज करवा देता हूं, पहले ये काम की बात लिखो जी मेरे भाई। नहीं होंगी इंशाल्लाह, नहीं होती, ये लिख लो ना, नहीं होंगी। परपेचुअल में इन्वेंट्री क्या बच्चों, और उधर परचेजिस में, पीरियोडिक में परचेजिस, पीरियोडिक में परचेजिस, पीरियोडिक कहो 5-7 दफा, याद हो जाएगा यार। अच्छा मैं लिंक भी करवा दूंगा अभी, थोड़ा सा तीसरे चौथे पॉइंट में जाने दो ना, एक तरीका भी बता दूंगा याद करने का। और लिख लो चन्न, लिख लो, लिख लिया बच्चों, लिख लिया। काजी भाई 25 तो नहीं, इस तरह तो नहीं ना, कुछ 16-16, अच्छा अच्छा मेरे भाई इधर देखो, इधर देखो। अच्छा बहुत अहम बात है जी, बहुत अहम बातें होने लगी हैं, ये ना जरा मोटे मोटे डिफरेंस जरा देख लेना इधर, परपेचुअल में और पीरियोडिक में, जरा जरा ना की डिफरेंस देख लीजिएगा, देखे मुतवज्जे हो मेरे भाई। कहता जी ये है परपेचुअल, ये है पीरियोडिक। कहता परपेचुअल में बैलेंस अपडेट होता है आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, और जो पीरियोडिक है नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, पीरियोडिक पीरियड एंड पे बैलेंस अपडेट होगा एक ही दफा। सर ये बात समझ आती है? अच्छा अब ये कैसे हो रहा है, अब ये देखें, इधर आके देखो। कहता परपेचुअल में दोबारा देखो, बैलेंस अपडेट होता है आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। किस चीज का बैलेंस? चीजों की आनिया, चीजों की जानिया, हर वक्त जो ट्रांजैक्शन हो रही है फौरन इमीडिएटली आपको क्या पता चलता है बच्चों, आपको बैलेंस पता चल जाता है, इतने की चीजें आई, इतने की चली गई, क्लोजिंग स्टॉक इतने का पड़ा हुआ है। ओके सर जी। पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता, पीरियोडिक में पीरियड एंड पे जाके एक ही दफा पता चलेगा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। सही है सर जी? जी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 ये सारा करवा दो कॉपी। अच्छा जी अब मेरी बात सुने इधर, अब ये कैसे हो रहा है, इधर देखो, इधर देखो, इधर ये है मेरे भाई, मेरे मासूम दोस्तों, परपेचुअल सिस्टम। क्या परपेचुअल में बच्चों एक है मेथड फाइफो और एक है एवको। इतना डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 5 रुपए का, कितने का सर जी? पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपए। कितनी अमाउंट है बच्चों बताओ शाबाश। कहता फिर हमने परचेजेस की, क्या की बच्चों?
अच्छा, मैंने फिर भी अभी भी ये वाला जो है ना, मैंने समराइज फॉर्म में बनाया है। क्या किया है? वैसे तो पूरा पलंदा होता है, पलंदा, पूरा पलंदा है, पलंदा। ये देखो इधर, आपने हमें परेशान नहीं होना, कुछ बच्चों को भूली होती हैं चीज़ें, इसलिए मैंने समराइज फॉर्म बनाई है, बस जितना ज़रूरी है उतना बता दिया। किधर गया भाई चैप्टर 7? जी, ये है बच्चों परपेचुअल। क्या है? इसके 3 कॉलम्स होते हैं। कितने होते हैं? इररेलेवेंट है आपके लिए, परेशान नहीं होना। ये है परचेजेज या रिसीट, चीजों की आनिया। उसके बाद है इशुएंस, जानिया। फिर होता है बच्चों बैलेंस। क्या होता है? बस इधर से 1-2 चीजें आपको दिखानी है बस। सर जब स्टॉक आएगा, क्या आएगा? आपने ये नोट भी नहीं करना और तस्वीर तस्वीर भी लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 20,000 रुपए का, पर पीयूसी का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट। 1 यूनिट की कॉस्ट 11 रुपए, टोटल कितना बना? आपके पास ओपनिंग स्टॉक आपको पता है कितने का पड़ा हुआ है। ओके सर जी। अच्छा, ये तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो पिछले साल से भी पता चल जाना था। आगे बात अहम है। क्या था? फिर इश्यूएंस हुई है 9,000 रुपए की। 1 यूनिट जो इश्यू हुआ बच्चों वो 11 रुपए पे। कितने पे? सर बचा कितना? 11,000 मल्टी ये हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस क्या है बच्चों? अपडेट हो रहा है। फिर हुई है मेरे भाई परचेजेस। क्या सर जी? परचेजेस। 11,000 पहले था, 11,000 मजीद आ गया। क्या आया बच्चों? इधर हुआ अलहदा लिखना है। ये है फाइफो। क्या है? ये फाइफो है। क्या है? फाइफो में स्टॉक जो होता है ना, हर अलॉटमेंट को लहदा लिखते हैं। हर अलॉटमेंट को आने वाली नई चीजों को लहदा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जो वेटेड एवरेज होता है ना, आपको तो पता है ना, एवरेज करना है आपने। क्या करना है? 5-3-4 चीजों को ऐसे इकट्ठा करके एवरेज आउट करना। सारे खोता को उड़ासार बराबर। सही है भाई जी, सारे खोते घोड़ों का बराबर करना है। कोई 12 रुपए पे यूनिट्स लिए, कोई 15 पे लिए, कोई 17 पे लिए, कोई 24 पे लिए, सारों को एक ही रेट पे लेके आना है। ओके मेरे भाई। फाइफो में अलहदा लिखना है। क्या है? मुझे लग रहा है मैं शायद अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूं आज, लेकिन परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना जी। सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ना भी समझ आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है जी। इधर जिधर ये है मेरे भाई 8,000 की। फिर क्या है बच्चों बोलो? परचेजेज है। अब 11,000 अलॉटमेंट ये वाली, ये 11 रुपए पे चीजें। फिर 11,000 12 रुपए पे। फिर 8,000 हर वक्त आपको पता है कितने की परचेजेज आ रही हैं, कितने की इशुएंस है, और बच्चों कितने का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा। डन मेरे भाई। इधर देखो, ये जो कॉलम है ना, ये पहला कॉलम परचेजेस एंड रिसीट्स का, परचेजेस स्लैश रिसीट्स का। रिसीट का मतलब पैसे की आनी है नहीं है, स्टॉक की आनी है। रिसीट जो स्टॉक रिसीव हुआ आपको, कहता है ये इसके 3 सब कॉलम है। कितने हैं? इससे आपको पता चलेगा परचेजेस कितनी है। अगर आपने देखना है एक्सपेंस में कितनी अमाउंट जानी है, यानी इश्यूएंस की वजह से, सर जी वो ये वाला कॉलम बताएगा, इश्यूएंस वाला। हर वक्त आपको पता है जी कि कितना एडमिन में जा रहा है, कितना कॉस्ट ऑफ सेल में जा रहा है, और सही है। अगर आपने देखना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बैलेंस कितना है, फिर किधर से पता चलेगा? ये आखिरी वाला कॉलम। ओके सर जी। परपेचुअल में सिर्फ इतना इसलिए टेबल दिखाया ताकि थोड़ा सा जहन में आ जाए। परपेचुअल में भैया हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस क्या होता है? बस इतना याद रख लो, बस खत्म बात। ओके जी। ना तस्वीर लेनी है इसकी, ना ही आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत है। बस जहन में क्या रखना है? हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस किस में मेरे भाई? बात खत्म, बात खत्म। बस यही बात थी, काम यही काम की बात थी बस। इधर आ जाए मेरे भाई, इधर आओ। अब थोड़ा सा जरा इधर देखो। अगर ना, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी थोड़ा सा फाइफो और एवको में ना फर्क तो बता दें। इधर देखो, ये समरी बनाई हुई है जरा। 5 ये थोड़ा सा देख लेना, जरा थोड़ा सा देख लेना। ये आसान बात है। 5 यूनिट्स, 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए। भैया स्टॉक कितना जी? 50। ये मैं फाइफो कर रहा हूं भैया। फिर नए यूनिट्स आए 6। सर जी पर यूनिट कॉस्ट कितनी? 12। कितना भाई? 72। मेरे भाई अब देखो बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से। सर जी अब फाइफो के अंदर ना आपने हर अलॉटमेंट को लहदा लिखना है। 5 को लहदा, 6 को लहदा। ये बैलेंस, ये ना मैंने आखिरी कॉलम नहीं था वो, आखिरी कॉलम जो क्लोजिंग स्टॉक वाला, उसको मैंने ऐसे जरा लिखा है। इस तरह बच्चे कहते हैं सर जरा थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आता है जी। आप मुझे बताओ, आपके पास 11 यूनिट्स पड़े हैं। कितने? 10 पे 5 और 12 पे 6। ओके सर, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या आया मेरे भाई? आ गया सर? आ गया सर? इसी चीज को अगर आपने एवको में देखना है, एवको में देखना है, एवको में,
तो इधर देखें बच्चों, इधर देखो, तस्वीर ले लेना, तस्वीर ले लेना, इसकी तस्वीर ले लेना। इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक था भैया 10 रुपए का 50, नए यूनिट खरीदे 6, 12 रुपए के 72। जब बैलेंस अपडेट करने लगे ना तो भैया ऑल खोता को उड़ास बराबर। इसमें असल में ना इस फॉर्मेट का फायदा ये है कि आपको ना रेट वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। इधर लिखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, इधर लैदा लैदा नहीं लिखने, बोलो जरा खोता को उड़ास बराबर, खोता को उड़ास बराबर 11, और इन दोनों को टोटल करो 122। ए बी सी, सी बराबर होता है अमाउंट आती है जितने कॉस्ट है एक यूनिट की मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। भैया अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, मेरे पास बच्चों 10 यूनिट्स मैंने खरीदे हैं, उनकी कॉस्ट है मिसाल के तौर पे बच्चों 500 रुपया, 500 डिवाइडेड बाय 10, ये ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये जवाब आ गया। इसलिए ना मैंने इस तरह बनवा देता हूं, सही है ना, वो फिर आपको वेटेड एवरेज फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता, कुड़ कुड़ ना कर, इधर देख। अच्छा आगे, अब है मेरे भाई अगला, आगे आगे आगे, ये है भैया 4 यूनिट्स की इशुएंस। कितने की इशुएंस भैया? वेटेड एवरेज में आपने एक रेट निकाला है, कितना? एक। सारे यूनिट्स कितने पे पड़े हैं? मसला नहीं है, 4 यूनिट्स चले गए, कितने पे गए देखने की जरूरत ही नहीं है। पहले वाला स्टॉक चला गया, लेटेस्ट वाला गया, कौन से वाला गया, नए वाला, पुराने वाला, इररेलेवेंट बातें हैं। क्या है भाई? यार ये दो एंड पे बैठे हैं, ओ चन इधर देखना, ओए गुड्डू इधर देख, इधर देख, इधर देख, उधर तेरी काउंटिंग एग्जाम्प्ट थी, इधर वैसे ही एग्जाम्प्ट है तू जी। इधर देखो ये 4 यूनिट्स जी, इधर है जी 11। क्या मेरे भाई बताओ? 44 से इशुएंस है, कितने से? अब आपके में से 4 यूनिट्स चले गए तो कितने बचे मेरे भाई? सारे 11 पे हैं, सारे। वेटेड एवरेज सोखा काम है, क्या है बॉस? एक ही रेट लगाते जाओ, एक ही। कितने पे पड़े हैं मेरे भाई? ओके सर जी। अब मुझे खुद बताओ, अब इसको छोड़ो, फाइफो में बताओ क्या होना है, बोलो बोलो बोलो, फाइफो में बताएं। फाइफो में दमशन ये होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले पहले जाएगा, सही है ना। अब देखो इधर 4, इधर और चन इधर, ये 5 यूनिट्स पड़े थे 10 रुपए पे, 6 यूनिट्स पड़े हैं 12 रुपए पे मेरे भाई। अब आपने 4 यूनिट्स इशू कर दिए, क्या किए भैया? यानी आपने एक्सपेंस आउट करना है ना, इशुएंस कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस में लेके जानी है। अब सवाल ये पैदा होगा, वेटेड एवरेज में तो सारे 11 पे थे, इधर सारे 11 पे तो नहीं है, क्या करें? अब इधर कंफ्यूजन पैदा होती है, सर ये वाले यूनिट्स भेजें या ये वाले। अब ना लोग फनकारी भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कम रेट लगा दिया ज्यादा, तो स्टैंडर्ड ने फिर स्पेसिफिक गाइडेंस दी है। क्या किया उसने? कहा जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सर, जो पहले आएगा पहले जाएगा। उसने कहा पहले कौन से वाले यूनिट्स पड़े हैं? ये 5 वाले, इसमें से 4 निकाल दो, इसमें से 1 का स्टॉक बचा, ये सारा का सारा बचा। 1 10 पे था, ये आ गया, ये 6 का जो स्टॉक था ये 12 पे, ये आ गया। ओके सर। अब इधर बच्चों लिखने का तरीका क्या है? अलहदा, इन दोनों को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक आएगा 82 का, कितने का? और इधर स्टॉक कितने का? फर्क है दोनों में, क्या है? कोई बच्चा गौर, अच्छा ये इररेलेवेंट सी बात है जो मैं पूछने लगा हूं, खैर आपसे रेलेवेंट नहीं है ये आईटीए वालों से रेलेवेंट बातें आपसे नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूं, कहीं बताना पड़ जाता है आपको, इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं, स्टॉक से रिलेटेड सवाल पूछते हैं ना, ऑडिट जब करने जाते हैं स्टॉक वेरीफाई करना होता है, 2 सिस्टम है। आपसे पूछ लिया जी मैनेजर ने, उसने कहा बताओ जी दोनों में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेम आएगा? आपने कहना सर जी नहीं, अगर तो परचेजेस जितनी भी हैं सारी सेम रेट पे हुई, कभी रेट आज तक चेंज ही ना हुआ, तो फिर तो एक होगा, अदरवाइज चेंज होगा। इधर कुछ यूनिट्स पड़े हैं 12 पे और कुछ पड़े हैं 10 पे, तो जो रेट आएगा वो 10 और 12 के दरमियान में आएगा कोई ना कोई। सॉरी इधर मादरत, इधर इनके दरमियान में कोई रेट आएगा, सही है ना, इन बिटवीन 10 से ज्यादा, 12 से कम। अच्छा इधर मेरे भाई इस तरह नहीं होता, इधर तो प्रॉपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। डन मेरे भाई, इधर तुक्के शुक्के नहीं लगते। डन भाई, डन सर। मदे की बात बताऊं, ये भी आपसे रेलिवेंट नहीं है, ये भी हमें आपके नॉलेज के लिए था। किसके लिए था? ये भी रेलिवेंट नहीं है। अभी तक जो बातें बताई हैं वो क्या हैं? सिर्फ इशुएंस कहता है रेलिवेंट, सिर्फ इशुएंस, सिर्फ क्या बच्चों? अगली बात अब सुन लो जरा, ये असल में यार डिफरेंस समझाने हैं ना दोनों के।
जी कहता जी बैलेंस इज अपडेटेड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, ये बात समझ आ गई। इधर इधर क्या है, इधर इस तरह की डिटो पार्टीज ही नहीं होती। पीरियोडिक बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है, और ज्यादातर एंटिटीज जो हैं पीरियोडिक फॉलो करती हैं। क्या भाई, इतने कॉम्प्लेक्स वर्किंग आप कौन करे, सीधी सी बात है, और रिसोर्सेज भी चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, आपको बड़ा हैवी किस्म के सिस्टम्स चाहिए। अच्छा सर आगे एक बात तो बताओ, वो टेबल दिखाने का भी मकसद था, एक बात तो बताओ भाई, कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें हर टाइम आपके पास, हर टाइम हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, यानी जो ले चाहिए सारा कुछ मिल जाएगा, इमदाद, परपेचुअल। क्या मेरे भाई, अच्छा इसका मतलब फिर ये है मौलाना, इसका मतलब फिर ये है पीरियोडिक सिस्टम में हमें कॉस्ट ऑफ सेल का कभी पता ही नहीं चलेगा। ओ हेलो, ओ जी सर, ओ भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक अकड़ बकड़ बम्बे पे से आएगी भाई। मेरा सवाल सुने गौर से, पहले सवाल सुन लो, मैं शायद जल्दी में बोल गया हूं, सवाल सुने गौर से, सवाल सुनो। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक का पता सॉरी आपको कॉस्ट ऑफ सेल का पता चलेगा हर ट्रांजैक्शन, हर इश्यूएंस की ट्रांजैक्शन के बाद, हर सेल की ट्रांजैक्शन के बाद। दूसरा सवाल, इसका दूसरा मतलब कहीं ये तो नहीं है कि पीरियोडिक के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ सेल का पता ही नहीं चलेगा, हमें चलेगा पता, नाम से नाम देखें पीरियड, ठीक है सर जी, लेकिन ना वो जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी ना, वो आपको कोई ना कोई फॉर्मेट बना के पता चलेगी। इधर तो आपके पास ना, इसे कहते हैं लेजर कार्ड, क्या कहते हैं इसे, परपेचुअल में लेजर कार्ड बनता है, बड़ा डिटेल कार्ड बनता है, उसमें आ रही होती है। और इधर बच्चों आपको खुद देखना पड़ता है जी, पिछले साल का स्टॉक कितना था, प्लस परचेजेस कितनी है, सही है मेरे भाई, प्लस कैरी, हाँ जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, वेल डन वेल डन वेल डन, प्लस कैरीज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें जो हैं, ये बच्चों बोलो शाबाश, ये आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास क्या आएगा जी। अच्छा आप इधर देखें, कहता है कॉस्ट ऑफ सेल इज रेडीली अवेलेबल, सो वी विल पास कॉस्ट ऑफ सेल एंट्री अलोंग विद एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग। अब आपने माशाल्लाह पढ़ लिया है क्या भला, IS 23 भी और IS 20 भी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। IS 23 में कहां से मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया भाई, बोरोइंग कॉस्ट के लिए, जितने महीनों का हमजा, जितने महीनों की आपने बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज की, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसी वाले पीरियड की कैपिटलाइज करने की इजाजत है। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है चांद, IS 20 में कहां से आ गया भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो तो सारा चैप्टर ही मैचिंग कॉन्सेप्ट है, उसके तो पूरे चैप्टर में क्या उसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट है भाई। आपने जितने हालांकि दस्तक लिमिटेड वाला सवाल किया, और भी कुछ क्वेश्चन किए, ग्रांट पहले आ रही बाद में आ रही, जितनी हमने डेप्रिसिएशन किताबों में रिकॉर्ड की, उसी बेसिस पे बच्चों हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है। ओके है, हाँ डेफर ग्रांट जी भाई, ये बात समझ आई है, ये बात समझ आई, अच्छा जी। अब भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है आप जब जब इनकम रिकॉर्ड करें उसका खर्चा भी साथ रिकॉर्ड करें, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे भाई पीरियोडिक सिस्टम में हमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पता होती, लिहाजा हम क्या करते हैं, अच्छा एंट्री करते हैं, ये जो आप 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए की साथ साथ एंट्री करते हैं, ये एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में एंड पे जाके एक दफा ही आ जाएगी। ओके भैया, अब पढ़ेंगे जरा कॉस्ट ऑफ सेल वाली बात। कहता है कॉस्ट ऑफ सेल किस में रेडिली अवेलेबल है और किस में नहीं जी। ओके सर जी, अभी देते हैं इनको तबरुक जी, सही है भाई इधर तक। अगली बात, अभी जैसे आपको बताया भैया परचेजेस का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होगा, यानी आप कहेंगे जी चीजों की आनियां परचेजेस डेबिट, चीजों की जानियां परचेजेस क्रेडिट। ओके मेरे भाई, पीरियोडिक में परपेचुअल में इन्वेंट्री डेबिट होगी आनियों की वजह से एंड जानियों की वजह से क्रेडिट। इसका मतलब है जब आपने एंट्री में लफ्ज इस्तेमाल किया इन्वेंट्री का परपेचुअल में, तो लेजर किसका बनेगा, यानी आप उसे एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हो फिर परपेचुअल में। और मेरे भाई पीरियोडिक में, और पीरियोडिक में परचेजेस क्या कर रहे हो बच्चों। अब मुझे बताओ परचेजेस, वो बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये तो एक्सपेंस वाला अकाउंट है ना, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है,
अच्छा क्लोजिंग हुआ भी तो अगले अकाउंटिंग पीरियड का, इसने ओपनिंग नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। इधर देखो, समझाता हूं। कहता इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल लेजर्स आर मेंटेन्ड। इधर बच्चों जो लेजर्स बनते हैं ना, वो बनते हैं इन्वेंट्री का एंड कॉस्ट ऑफ सेल का। खर्चे के लिए कॉस्ट ऑफ सेल आती है। इधर मजबूरन, वैसे तो पीरियोडिक में भी कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली हमें अवेलेबल, हम फिर गुजारा मुजारा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम परचेजिस का लेजर बनाते हैं। किसका लेजर बनाते हैं सर? आनिया डेबिट जानिया, आनिया डेबिट जानिया जी। जानियों का मतलब क्या है, बोलो शाबाश? इश्वेंस होगी, इस तरह की बातें होगी। और आनियों का मतलब नई चीजें आ गई हैं। क्या था? परचेज रिटर्न का लेजर इधर अलग बनता है पीरियोडिक में। क्या होता है बच्चों? अलग बनता है। और भैया इधर इन्वेंट्री के अंदर बच्चों आनिया डेबिट जानिया, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल क्रेडिट। ओके सर। और जब चीजें चली गई, इश्यू हो गई हैं, आपने कहना सेल कर दी ना, आपने कहना इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल। अगर ऑनर घर ले गया, आपने कहना ड्राइंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और अगर मार्केटिंग वगैरह एक्सपेंस हो गया, आपने कहना सेलिंग एक्सपेंस डेबिट। कोई एनी मसला सर? सारी चीजें समझाने के बाद दूसरी अहम बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये याद रखने वाली बात है। अब मुझे एक बात बताएं, इधर आपने मेरे मासूम दोस्तों लेजर कौन सा बनाया परपेचुअल में? इन्वेंट्री का एंड कॉस्ट ऑफ सेल का। तो जो ट्रायल कहां से बनता है? लेजर से बनता है ना। एक्सट्रैक्शन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों? ये क्लोजिंग बैलेंसेस को जाके लिखना, उसकी लिस्ट बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोलो शाबाश। एक्सट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्शन। उधर आपने लेजर बनाया है बच्चों इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा होगा और भैया कॉस्ट ऑफ सेल। तो ट्रायल में स्टॉक आ रहा होगा, क्लोजिंग आ जाएगा ना, एंड कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। किस मेथड, किस सिस्टम में? याद रखना बच्चों, याद रखना, परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक आता है एंड कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली अवेलेबल है। तो क्या आ जाएगी बच्चों? बोलो शाबाश। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई? पीरियोडिक सिस्टम में क्या होगा? हमने लेजर बनाया होगा परचेजेस का। किसका भैया? यार हम कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ले सकते। वजह ये है मेरे भाई, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है। परपेचुअल में रेडीली अवेलेबल है। पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक ना होने की वजह से आप कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिख सकते आप। अच्छा मुझे एक बात का जवाब तो दें। सुनो सुनो सुनो, बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो, सारों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, परपेचुअल सिस्टम में तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का पता है, आप फौरन के उसका आपके सिस्टम में आ रहा है ना। यार पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक कहां से आएगा? भाई ने कहा स्टॉक काउंट करना पड़ेगा। शाबाश। आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक। आपको चीजों को जाके गिनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चाहे फिजिकली जाके कर लें, चाहे बच्चों वर्चुअली कर लें, सही है, ऑनलाइन कर लें, सही है सर, सामने कैमरास लगा के। ओके भाई। अभी आप फर्म्स में जाएंगे ना, जब कोविड आया था तब ना फिर फिजिकली ना वो क्या उसका नाम है, उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई थी। तो फिर हम क्या करते थे? फिर वर्चुअली काउंट करते थे। कैसे करते थे? अच्छा बात समझ आई मेरे भाई? भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, पीरियोडिक सिस्टम में स्टॉक का कैसे पता चलेगा? बोलो शाबाश। काउंट करके। परपेचुअल में तो ऑलरेडी पता है। तो परपेचुअल में भी चीजों को गिना जा सकता है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? देखो आपको पहले ही चीजों का पता जी, चीजें जो है वो किताबों में इतने की आ रही हैं। आप कहते हैं यार जरा थोड़ी तसल्ली कर लें, क्या वाकई ही इतने की आ रही हैं या नहीं? आप जाके कहते हैं यार इसको काउंट कर लो। क्या कर लो बच्चों? पीरियोडिक सिस्टम में तो सिस्टम में चीजें नहीं आ रही। आपको एक ही तरीका है स्टॉक को क्या करने का बच्चों? फाइंड करने का। वो क्या है? ये बात समझे आप लोग? ये बात समझे? ये क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा जो आपको पेज दिया ना, इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इसमें ये सारी बातें क्या है बच्चों? लिस्ट डाउन की हुई हैं। अच्छा अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब जब भी, अब देखो सर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? ये
भाई इन्वेंट्री के क्वेश्चन आते हैं इसमें करेक्शन ऑफ एरर में। क्या था, हमने इतने की चीजें इशू कर दी हैं, सेल कर दी है, क्या कर दी जी? अगर तो परपेचुअल होगा, सेल के साथ साथ आपको किसकी एंट्री करनी पड़ेगी? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री, और पीरियोडिक सिस्टम में ये एडिशनल एंट्री, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भाई इधर इमदाद, इधर पीरियोडिक सिस्टम में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, हालांकि क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट है, क्या है? किताबों में एसेट को रिकॉर्ड होना चाहिए, किताबों में एसेट को रिकॉर्ड आपने तो किया ही नहीं है, आपके पास तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। लेकिन जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आएगा आप गिन लेंगे ना जाके इसकी। अच्छा, मेरा सवाल, कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट किताबों में नहीं हुई हुई? पीरियोडिक सिस्टम में। किस पे मेरे भाई? पीरियोडिक सिस्टम में। बताओ क्या एंट्री करनी है? एडजस्टमेंट का मतलब एंट्री होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज योर एसेट, एसेट स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट, और मेरे भाई बोलो शाबाश, और मेरे भाई क्रेडिट क्या होगा? पीरियोडिक सिस्टम में ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास क्या आएगा बच्चों? बोलो शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। ये ओपनिंग स्टॉक आपने पिछली दफा जो काउंट किया होगा वो क्लोजिंग आपका ओपनिंग बना होगा। परचेजिस का तो सबको पता होता है मेरी परचेजिस कितनी है। नेट लिखने का मतलब है कि भैया आपने क्या किया है जी, परचेज रिटर्न वगैरह माइनस कर दी जी, और इसके अलावा आपने डिस्काउंट रिसीव भी इधर से माइनस किया होगा। कैरीजिन को, कैरीजिन खैर नहीं है, कैरीजिन भी इधर ऐड होती है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो आपने इस दफा गिना होगा उसको लिखा होगा इधर, फिर आपके पास क्या आई होगी मेरे भाई? सही है सर। अब मुझे एंट्री बता दो इसको देख के, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ शाबाश। और भाई पीरियोडिक में तो होती है ना, पीरियोडिक में तो आपने लिखी नहीं हुई, पीरियोडिक सिस्टम में होती है। ओपनिंग की बताता हूं पहले, क्लोजिंग की तो बता दो मुझे, जो मेरा सवाल है वो ना जवाब दी। इधर देखें जलील साहब, इसकी दलील सुन लें। किताबों में स्टॉक जो है ये एसेट है आपका, इसे आना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में, आना चाहिए ना? एग्री करते हो आप लोग? अच्छा, जनरल रूल हमने आज तक पढ़ा, हमने जनरल रूल यही पढ़ा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्री नहीं होती, यही पढ़ा ना? यही पढ़ा। दलील सुनना जरा, यही रूल पढ़ा आपने। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कहाँ किया है पीरियोडिक में? आपने तो लेजर कौन सा बनाया हुआ है? इधर देखो, आपने तो परचेजिस का लेजर बनाया है, ना आपका ओपनिंग आ रहा है ना क्लोजिंग आ रहा है। चन्न, आपने तो किताबों में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, ओपनिंग को ना क्लोजिंग को। हाँ जी, हाँ, तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी जी जी, तो इसलिए तो एडजस्टमेंट होनी है। एक असूल हम अकाउंटिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, फाइनल अकाउंट हमारे FAR 1 के सिलेबस में नहीं है, फाइनल अकाउंट आगे जाके FAR 2 के सिलेबस में आएगा, पर्चा पास कर लें वरना FAR 1 के सिलेबस में आ जाना है जी। हाँ जी, हाँ जी, नई स्कीम के मुताबिक वही एज इट इज उठ के इधर आ जाना है, इसलिए पर्चा पास कर लें इस दफा, यही चीज इंशाल्लाह अपडेटेड वाली FAR 2 में पढ़ लें। अच्छा जी, पता नहीं स्कीम खैर कब अप्लाई होती। अच्छा मेरी बात सुन लो भाई, ट्रायल के अंदर जो चीजें आ रही होती है ना, उसको या तो आप SOCI में लिखते हो या किधर लिखते हो, SOFP में, सिंगल इम्पैक्ट। अदर इंफॉर्मेशन में जो चीजें आती हैं उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, या तो ओमिशन, कल भी बताया था, या तो ओमिशन होगी या गलत रीड किया होगा। पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक का तो आपको पता ही नहीं है, पीरियड एंड आपने तो किताबों में अभी तक रिकॉर्ड और ट्रायल बैलेंस क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? ये क्लोजिंग स्टॉक आपको पता चलेगा बाद में जाके जब फिजिकल काउंट करेंगे। जब आपने फिजिकल काउंट किया या वर्चुअल काउंट किया, अब आपको स्टॉक का नंबर पता चल गया। आपने तो पूरा साल जो किताबों के अंदर चीज रिकॉर्ड की है वो की है परचेजेस, क्या की हैं? सही है सर जी, आपके पास तो कॉस्ट ऑफ सेल ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। सही है मेरे भाई, तो आप करेंगे उसे काउंट, क्या करेंगे? फिर जाके मेरे भाई उसकी क्या करोगे? एंट्री करोगे। क्या करोगे? आपको पीरियोडिक के अंदर मजबूरन ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ता है, खुशी से नहीं, मजबूरन क्या लिखना पड़ता है? ओपनिंग स्टॉक। आप पीरियोडिक में जाके क्लोजिंग स्टॉक को खुद एडजस्ट करते हो। क्या करते हो? आप इसकी एंट्री करते हो स्टॉक डेबिट, और ये कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करता है बच्चों बोलो?
ये नेगेटिव से आ रहा है, किससे आ रहा है, नेगेटिव से। किससे आ रहा है, ये क्या करता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और स्टॉक डेबिट। परपेचुअल सिस्टम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वजह 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 आपने 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 लेजर कौन सा बनाया, इन्वेंट्री का। इसके अंदर ऑलरेडी इसका इंपैक्ट पड़ा, वो जो आपने साथों से सीखा होगा, देयर इज नो जनरल एंट्री ऑफ ओपनिंग एंड, वो ये है मेरे चांद, वो ये है। इधर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया। इधर तो मेरे चांद कहीं ओपनिंग और क्लोजिंग आता ही नहीं है। क्या ख्याल है आपका? और अगर क्लोजिंग आता भी है तो आप इसे प्रॉफिट और लॉस में ले जाते हैं, अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनाते। आई है समझ चांद? सही है सर। लिहाजा हमेशा याद रखना, देयर इज नो जर्नल एंट्री ऑफ ओपनिंग एंड, 100% बात सही है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में आपने तो इसकी एडजस्टमेंट की ही नहीं है। और बात समझ आई है? आपने लेजर देखो ना कौन सा बनाया है, लेजर देखो कौन सा बनाया है। इसलिए तो मैंने कहा मेरे भाई, इधर ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। देयर इज नो एंट्री ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इन परपेचुअल सिस्टम, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इसकी एंट्री होती है। अच्छा समझ आई है? नहीं आई, बाहर एंट्री होनी है। सही है सर। पीरियोडिक सिस्टम में क्या एंट्री होनी है? स्टॉक आपका एसेट है बच्चों, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। और मेरे भाई इधर दूसरी बात, इससे रिवर्स एंट्री कर दो किसकी बच्चों, ओपनिंग स्टॉक की। किसकी मेरे भाई, ओपनिंग स्टॉक की। अब मेरी बात सुनो, क्या एंट्री होनी है, एक दफा दलील से समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपने बस इसको याद ही करना है। ओपनिंग स्टॉक की, ये खर्चे वाला डिब्बा है कॉस्ट ऑफ सेल। कौन सा डिब्बा है? ओपनिंग स्टॉक की वजह से भैया कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक। और वैसे भी एक और छोटी सी बात बताऊं, समझ आ रहे तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना। भैया स्टॉक शेयर एक ही होता है, दो शेयर नहीं होते। एक मैदान में दो शेयर तो नहीं हो सकते ना। ओपनिंग भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दी तो जो आपके पास ओपनिंग पड़ा हुआ है, इसे अब क्या करो, खत्म करो। क्या करो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और मेरे भाई ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट। ओके सर, ओके जी, बस बात खत्म। अब आपने बच्चों जो काम की बात याद रखनी है ना, इधर आए जी, काम की बात जो याद रखनी है। दूसरी अहम बात, अच्छा सारी बातों को ना बस सुनते जाओ और क्या करते जाओ, बेशक इग्नोर करते जाओ, मसला ही कोई नहीं। आज काम की बातें याद करनी है। क्या करना है? दूसरी काम की बात आपको यह पता होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे भाई, परपेचुअल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आता है एंड, और मेरे भाई पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री आती है ओपनिंग वाली, और मेरे भाई परचेज रिटर्न आती है, और कॉस्ट ऑफ सेल एक ही दफा आएगी। कैसे आएगी, कैसे? वो जो हमने फॉर्मेट नहीं बनाया, ये क्लोजिंग स्टॉक को गिनने के बाद आएगी। ओके मेरे भाई, डन है। दूसरी काम की बात, ये जल्दी से ये दूसरी अहम बात नोट कर लो। बाकी यार इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो आपके पास है ना, मेरी तरफ से घर में जाके सारा नोट करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो की पॉइंट्स है ना, की पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए इस चैप्टर में, वो देखो जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ये दूसरी भाई इतनी ये अहम बात है, ये अहम बात है, सारा ना नोट करने बैठ जाना, आपको 1.5 घंटा इसमें लगा दो। ये अहम बात है ये। जी माड़ा, कोई सवाल है? सर वो सर आप जब ओपनिंग में सर आपने स्टॉक क्यों क्रेडिट किया सर? क्योंकि हमने दूसरी वाली साल का प्रॉफिट एंड लॉस में लिया था पीरियोडिक में। दोबारा सवाल ही समझ आया सर जब हम ओपनिंग लिखते हैं पीरियोडिक में, हाँ हाँ, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर देंगे, स्टॉक क्रेडिट कर देंगे। हाँ। स्टॉक क्यों क्रेडिट किया सर हमने? वो क्योंकि एक ही स्टॉक आना चाहिए किताब में, यस सर, एक ही एंट्री आनी चाहिए ना, दो और तो डबलिंग नहीं हो जाएगी। वो सिर्फ पिछले साल का स्टॉक था, हमने लिखा इसलिए था ताकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। यस सर, इस साल का स्टॉक हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे पता चलेगा। यस सर, लिहाजा इसको अब रिवर्स करो। लेकिन अगर इसको लिखोगे नहीं ना तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगी। ठीक है, दो स्टॉक तो नहीं किताबों में आ सकते ना जी। इमदाद भाई, शेर खान
किधर नोट, दूसरी अहम बात उन्हें किधर नोट की है? शाबाश, जरा खान सही नोट कर रहा है, वेल डन, छा छू गया है। क्या मसला है? तो वो ठीक है। हाँ। कौन सा चांद? नो जनरल एंट्री स्लैश एडजस्टमेंट। ये नोट्स इनको देते हैं, इन्होंने फिर सुननी नहीं है बात, यही पढ़ने बैठ जाना, इनको बाद में देंगे। जी हाँ भी राफे, कौन नहीं करते? नहीं करता? तो करेगा। हाँ नोट खाक करना है इसने। इमदाद करो नोट, आपके लिए खड़ा हूं मैं। भाई तुम्हारी आई साइड वीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके देख रहा है, तू आगे बैठा कर। उधर से असल में मैं सवाल जो पूछ लेता हूँ, तूने जगह चेंज कर ली है। हाँ क्या सवाल है? टिक का क्यों नहीं लगाया? भाई कर लिया नोट जी? कर लिया नोट जी? इधर लिखो दूसरी अहम बात, इधर लिखो पहली अहम बात। भाई इधर इधर लिखो पहली अहम बात, दूसरी अहम बात। अच्छा ओ भाई हेलो, ओ चांद इधर रुको, इधर देखो भाई, इधर देखो। अच्छा यार बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल आया यार, भाई बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल आया, सुनना जरा। भाई कह रहे हैं सर इधर टिक नहीं लगाया आपने। अब मैं इसका क्या जवाब दूं यार? जी एल है यार, हम खुश हैं जी मेरे भाई। तीसरी अहम बात काम की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर एडजस्टमेंट इससे रिलेट करनी होंगी। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पता होनी चाहिए, और ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा ये खैर अहम है, लेकिन वो जो बहुत अहम है ना वो नहीं है, वो आगे आनी है, वो गलती से कह दिया मैंने। अहम है, बहुत अहम है, लेकिन वाह वाह अहम वाली आगे आ जाएगी इंशाल्लाह। भाई ये एंट्री लिख लो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने पीरियोडिक में लिखी या परपेचुअल में। असल में मैंने लाइन लगा के इधर लिखा हुआ ना, तो ये पीरियोडिक ही है। और वैसे भी आपको पता है पीरियोडिक में ही ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्रीज होती हैं चांद। तीसरी अहम बात आज की, कितनी? तीसरी अहम बात जो आपको याद होनी चाहिए। आपको इशमेंस की एंट्रीज याद होनी चाहिए, आपको दूसरी बात क्या याद होनी चाहिए, ट्रायल में क्या क्या चीजें आती हैं परपेचुअल और पीरियोडिक में। तीसरी आपको ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्रीज याद होनी चाहिए, किसमें बच्चों? बोलो शाबाश। पीरियोडिक में, परपेचुअल में नहीं होती। ओके सर जी, पढ़ा था आईटीए में आप लोगों ने ये? हाँ आप तो सीएमए में भी हैं। हाँ बहुत अच्छा मसला पाया होगा सर ने जी। ओके भाई वो किधर है तुम्हारे C20 वाले दूसरे? अच्छा वो बैठे, अच्छा वो तीनों इकट्ठे। एक दो, बबलू बबलू आता होता था, बबलू किधर? अच्छा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चौथी अहम बात। अब इधर ये वो बात है जिसको मैं कह रहा था कि ये अक्सर ये अक्सर आपको क्वेश्चंस में मिलेगी। पहले जरा थोड़ी सी बात सुन लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। इमदाद पहले जल्दी करो, जल्दी, पिछला नोट कर रहे हो अभी, पहले थोड़ी सी बात सुन लो जरा। भाई ये देखो मेरी बात समझो, हम ये जो
परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, इसीलिए कर रहे हैं ना, किसी तरह हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ जाए, किसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए, इसीलिए कर रहे हैं ना। अगर एग्जामिनर हमें खुद बता दे कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है, तो यार फिर तो इन ये ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया ना परपेचुअल और पीरियोडिक का। कुछ बच्चे माशाल्लाह कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं, तो वो उन्हें शायद ये बात ज्यादा अच्छी समझ आ जाए, सही है ना। आपने तो बनाए होंगे वो सारी चीजें, इन्वेंट्री क्या उसका नाम है मैनेजमेंट में। अब मेरी बात सुनो जी जी, अच्छा इररेलेवेंट है वो नहीं भी पढ़ा। मैं तो कह रहा हूं कि ये तो बस आपने ये याद कर लेना ना, वो तो वैसे गलती से मेरे मुंह से निकल गया जी। इधर इधर जी, इधर ये नहीं समझना कि जी ये हमने अभी आज कॉस्ट में शुरू किया है तो ये हमें समझ नहीं आना, इसमें पॉइंट कौन सा जो ना समझ आने वाला है। इधर देखें भाई, इधर देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कॉस्ट वाले उस्तादों से भी पूछ लेना कि भाई पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम का मुझे मकसद बताओ, क्यों बनाते हैं, बताओ भाई। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, और भाई इसलिए कर रही होती है ना यार। जब एग्जामिनर क्वेश्चन में खुद लिखते, इधर बच्चे बड़ा खपते हैं कि सर अगर तो क्या उसका नाम है पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस, और अगर परपेचुअल है तो इन्वेंट्री। भाई ये तो तब है ना जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक खुद बजाते खुद आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या कहते हैं, इन्वेंटरी नहीं कहते। अब तो ऑब्जेक्टिव ही फोर्स हो गया ना पीरियोडिक या परपेचुअल का। जब मेरे भाई जो चीज आनी चाहिए थी वो खुद एग्जामिनर ने आपको बता दी है। कहता जब इस तरह की बात हो, कहता वेदर एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड। अक्सर सवाल इंशाल्लाह आप देखेंगे, अभी टाइम हुआ तो अभी दिखा दूंगा कि भाई वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरस्टेटेड बाय इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर पीरियोडिक सिस्टम है या फिर परपेचुअल है। आपने एंट्री क्या करनी है, सेम एंट्री होनी है बच्चों। कहता देन इन बोथ सिस्टम सेम एडजस्टमेंट या जनरल एंट्री वुड बी पास्ड, क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है। क्या है, ओवरस्टेटेड का मतलब ज्यादा है, तो स्टॉक एसेट है। एसेट अब क्लोजिंग स्टॉक आ गया ना, अब ये एसेट बन चुका है। क्लोजिंग स्टॉक इज योर एसेट। स्टॉक क्या है बच्चों, एसेट। ओवरस्टेटेड है, स्टॉक ज्यादा है, इसको कम करो, बताओ भाई क्या होगा, तैमूर क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जलील डेबिट क्या होगा, डन मेरे भाई। अब नहीं देखना पीरियोडिक है कि परपेचुअल है, अब वो बोंगी नहीं मारनी परचेजिस वाली इधर। और भाई अब क्लोजिंग स्टॉक एसेट 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 खुद आ गया है एसेट, और समझ के हो। आन मेरे भाई इधर आओ, अंडरस्टेटेड की बात बताओ, जल्दी करो जल्दी, अंडरस्टेटेड की बात बताओ, अंडरस्टेटेड की बात बताओ। अंडरस्टेटेड मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है, एसेट है, बढ़ाओ इस एसेट को। स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल। चलें ये चौथी अहम बात नोट कर लें, ये सबसे ज्यादा आपको इंशाल्लाह इन्वेंट्री में मिलेगी, ये और आगे जो पांचवी आने वाली है। जल्दी करो जी जल्दी, चौथी अहम बात, पूरा पॉइंट नोट करना है पूरा। चौथी अहम बात नोट करें, जल्दी करें बच्चों, मैंने नोट अभी चेक करना है, इधर नोट किया। चौथी अहम बात इन्वेंट्री के चैप्टर में। यार ये ना करेक्शन फेयर पता नहीं क्यों बच्चों को मुश्किल लगता है, मुझे समझ नहीं आती इसकी। हर अटेम्प्ट में बेड़ा गर्क करता है, 8-10 नंबर का सवाल इसमें से आना ही आना है। हमने इंशाल्लाह 70% मार्क्स ले लेने हैं इससे, मोर देन इनफ है। क्या है, आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे, आराम से आएंगे, कोई मसला नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो चुकी है तो उसने आपको बताया ना, उससे कहां से पता चला फिर। हाँ अब आपने सिर्फ डिफरेंशियल की एंट्री करनी है। हाँ उसके नीचे जाके एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसने क्लोजिंग स्टॉक दे दी है, ठीक है। हमने मतलब क्लोजिंग स्टॉक में उठा के पुट करने हैं। हाँ अगर हो सकता है कि वो बता दे क्लोजिंग स्टॉक अंडर या ओवरस्टेट हुआ है। ये एक लहदा एडजस्टमेंट है, वो एक लहदा पहली वाली जो आपने पूछी। पहली वाली ये है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक एंड पे दिया हुआ है, हाँ जी, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है। आप इसकी एंट्री कर दो, इसी की एंट्री के क्लोजिंग स्टॉक भी उधर जाके लिखेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल, एसेट में भी जाके लिखो। भाई कह रहे हैं कि सर अगर ट्रायल का पार्ट नहीं है क्लोजिंग स्टॉक तो उसकी एंट्री होनी है जी, बिल्कुल होगी। आउटसाइड द ट्रायल है, आउटसाइड द ट्रायल जो भी चीज़ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या अदर इन्फॉर्मेशन में। याद है एक दफ़ा पहले भी बताया था जब मैंने अप्रूवल के सवाल करवाए थे, मैंने लिखा था अदर इन्फॉर्मेशन जी। जो चीज़ ट्रायल से आउटसाइड है उसकी जनरल एंट्री आपको खुद करनी पड़ेगी। आप कहोगे स्टॉक डेबिट SOFP में जाके करंट एसेट में, और बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर देंगे मेरा भाई,
डेबिट कर दोगे, ठीक है, और क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इसका मतलब ये भी डिफरेंस हो सकता है कि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस जो स्टॉक होगा ना वो पीरियोडिक होगा और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक होगा वो परपेचुअल होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आ रहा है तो परपेचुअल है। ठीक है, मतलब अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हाँ। में स्टॉक है तो पीरियोडिक है। हाँ, अभी जो पेज मिलेगा ना उसको एक दफ़ा पढ़ लेना, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएंगी एक इंशाल्लाह, सारी उर्दू में चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी समझ आ जाएंगी। जी बच्चों, आपको समझ आ रही है? कल मैं जब उधर खड़ा था तो आप दोनों में से किसी एक की मुझे हल्की सी आवाज़ आई थी कि ये चीज़ समझ नहीं आई, वो चीज़ कौन सी थी? वो चीज़ कौन सी थी? जी जल्दी जल्दी बता दें, वो कौन सी चीज़ थी, वो कौन सा पॉइंट था, जल्दी से बता दें कि ये समझ नहीं आया। फिर पता नहीं शायद आ गया हो, लेकिन वो बता दें एक दफ़ा, नहीं आया तो मैं बता दूं दोबारा। जी भाई लिख लिया, मौलाना लिख लिया। इस टाइम मेडिसिन मैंने भी साथ जाना है आज। नहीं ठीक है। अच्छा मेरे भाई, ये चौथी अहम बात है, क्या है मेरे भाई? सर जी पांचवी बात आपसे अर्ज करने लगे हैं, पांचवी बात आपसे अर्ज करने लगे हैं, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्या? प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इसकी। सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्या मेरे भाई? अच्छा ये क्या होता है? बिला वजह नाम ले दिया मैंने, पहले मुझे समझा देना चाहिए। इधर देखो भाई एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है एसेट्स एंड, अच्छा आपको दो हेड्स कौन से अच्छे लगते हैं? आपको पता है ये प्रूडेंस कहां से शुरू हम करते हैं? एसेट्स एंड इनकम, ये दो हेड्स लोगों को अच्छे लगते हैं। कहता जी इनको आपने ओवरस्टेट नहीं करना। दो हेड्स, 5 हेड्स है ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। कहता इनमें से दो हेड्स लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, एसेट एंड इनकम। कहता लोगों की कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, क्या? ज्यादा दिखाएं। कहता और दो हेड्स ऐसे हैं जो नॉर्मली किसी को भी अच्छे नहीं लगते, लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। कहता लोगों की कोशिश होती है किसको? जी। अच्छा आपने अभी कहना आप टैक्स भी बच्चे पढ़ रहे हो कि सर नहीं, जब एक्सपेंस होंगे ना, क्या उसका नाम है, ज्यादा करेंगे तो फिर हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, वो तो एक्सेप्शन है ना फिर। अच्छा जी, जब लिस्टेड कंपनी के केस में ना हर किसी की कोशिश होती है लोगों से पैसा इकट्ठा करना होता है, सारों की कोशिश होती है मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा एसेट्स हो, इनकम ज्यादा से ज्यादा हो, लायबिलिटीज कम हो, एक्सपेंस भी कम हो, लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। कहता ऐसा नहीं करना, एसेट्स एंड इनकम should not be overstated while expense and liabilities should not be understated। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये वायलेशन हो जाएगी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। किसकी मेरे भाई? अच्छा प्रूडेंस अंकल ने एक और बात भी की, अंकल ने दो बातें की हैं। क्या की हैं? एक और कॉन्सेप्ट भी है, क्या है बच्चों? वो इसी से आगे निकला ना, ये पॉइंट 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ये दूसरी बात है, कहता आंटी या एंटी, आंटी नहीं एंटी, एंटीसिपेटेड लॉसेस। लॉसेस का मतलब नुकसान, और एंटीसिपेटेड का मतलब है वो वाला नुकसान जो अभी नहीं हुआ कल को होगा। कहता अगर आपको आज खड़े होकर लग रहा है कि कल को कोई नुकसान होना है, कहता उस नुकसान को इमीडिएटली किताबों में क्या कर लो। कहता एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। कोई बच्चा एग्जांपल दे सकता है मुझे? अभी कल ही हमने पढ़ा है बैड एंड डाउटफुल डेट में, बताएं जी। डाउटफुल डेट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीसिपेटेड लॉसेस। क्या मेरे भाई? एक है बैड डेट, वो तो कंफर्म जन्नती है। क्या है भाई? वो तो कंफर्म हो गया ना, बैंक ने कंफर्म कर दिया, बंदा चला गया, वो तो बाद में रिकवरी हुई, वो तो अल्लाह का शुक्र है। चलो भैया डाउटफुल डेट एक्सपेंस, डाउटफुल, ओ चुप हो जा। डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या है? बोलो शाबाश। एंटीसिपेटेड लॉसेस। भाई बिल्कुल इसी तरह इन्वेंट्री के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, इन्वेंट्री के अंदर, स्टॉक के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बच्चों बाजू का ऐसा होता है, हमने जो स्टॉक अपने पास रखा होता है ना, वो अपनी वैल्यू लूज कर देता है। क्या करता है? यानी हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है भैया, वो इस तरह का स्टॉक है कि वो खराब हो गया। क्या हो गया? ओल्ड फैशन हो गया। क्या हो गया? मार्केट कंपेटिटर आ गया। क्या आ गया?
जी लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, ऑब्सलीट हो, टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया जी। जी क्या क्या नहीं, मैचिंग की खिलाफ वर्जी नहीं है भाई। मैं आपको एक बता दूंगा, एक स्टैंडर्ड में एक बात लिखी है, बता देता हूं बाद में। भाईजान लोग क्या कहते हैं जी, देखो ना आजकल क्या उसका नाम है जी, ट्रेंड चेंज हो रहा है जी, नई नई किस्म की जी लेदर की जैकेट्स आ रही हैं, सर्दियां है ना जी, उसके बाद भैया क्या उसका नाम है, ये हुडीज नई नई किस्म की आ रही हैं। अब ये जो पुराना स्टॉक पड़ा होगा ये क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, ऑब्सोलीट हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, आपने माड़ा अक्सर देखा होगा, शेर खाना तुझे इस तरह की डिटो पार्टीज की बहुत शौक है तुझे। अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि जब ना सर्दियां आती हैं, आगाज में भाईजान वो डिस्काउंट लगाते हैं हैवी किस्म का, 30 40% लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कहते हैं पुराना स्टॉक चला जाए, नया आ जाए, और ऐसे ही है ना, ये तो किसी ने लेना ही नहीं है। और जब क्या उसका नाम है, गर्मियों का आगाज होता है तब भी डिस्काउंट लग रहा होता है, जब सर्दियां खत्म होनी है तब भी डिस्काउंट लगेगा, देख लेना। और भाई बात समझे हो? अच्छा जी, अब भैया देयर इज द पॉसिबिलिटी, आज जो स्टॉक हमने किताबों में रिकॉर्ड किया, हमने तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होगा ना जी भाई, हमने जो स्टॉक अपनी किताबों में रिकॉर्ड किया है, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ये मार्केट में कल को इतने का भी नहीं बिकेगा। कहता ये है जी एंटीसिपेटेड लॉसेस, अभी हुआ नहीं है लेकिन लग रहा है लॉस होगा। कहता जी इस तरह जो आपको आज लग रहा है कि लगने लगा कि लॉस होगा, कहता इसको किताबों में फौरन क्या कर लो हमजा बेटा, रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो? ये कहते हैं एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। इसका फॉर्मूला ये है मेरे भाई, कहता एज पर IS2, कहता स्टॉक शुड, भाई चुप हो जाना, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट एंड NRV, कॉस्ट एंड, भाई आप देखिए NRV क्या होती है जी, NRV कहता एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कहता एस्टिमेटेड का मतलब फ्यूचर की, लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कहता जी इन दो चीजों को आपने क्या कर देना है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना है। क्या करना है? आपके पास आ जाएगी बच्चों NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है, ये है रियलाइजेबल वैल्यू, क्या, जो कल को चीज को बेच के रियलाइज होगी, इसे कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें से खर्चा माइनस कर दो, क्या कर दो बच्चों, जो कि होना है, क्या है बच्चों, कंपेटिटर के आने की वजह से चीज खराब होगी, उसको सही करने की वजह से वो माइनस करो, आपके पास आएगी नेट। नेट का लफ्ज लिखा, एक्सपेंस माइनस होने हैं, जो बच्चों कंपेटिटर के आने की वजह से आपने चीज सस्ती कर दी है, आपने जी चीज को मोल्ड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, कहता वो माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा, NRV। अब जल्दी से ये नोट करो, ये तीन बातें और ये NRV का फॉर्मूला, फिर प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, करो करो करो। ये पांचवी अहम बात है, क्या है बच्चों, पांचवी अहम बात है। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है कल को होने वाला लॉस। कौन सा? नहीं, इसे कहते हैं NRV एडजस्टमेंट। नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, NRV एडजस्टमेंट कहते हैं। अब नॉर्मल भी नहीं कहना चाहिए, बस इसकी एडजस्टमेंट होती है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जाके। और जो आपने पूछा ना सर मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन तो नहीं है, नहीं मेरे चांद वायलेशन, तूने काउंटिंग जब पढ़ानी हुई ना मेरे पास आ जाए इंशाल्लाह, फिर पूरी तैयारी करवा देंगे तुझे। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की भैया वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो लिस्टेड एंटिटीज के केस में ना आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को क्या करनी होती हैं, इशू करनी होती हैं। क्या करनी होती हैं भैया? एक कॉन्सेप्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मेरे चांद ये कहता है आपने बिल्कुल हकीकत पर मबनी बातें करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपको लग रहा है कल को एक लॉस होगा, तो भाई IFRS ये कहते हैं उस लॉस को आज रिकॉर्ड करो, ताकि जो बंदा हमजा जैसा शरीफ आदमी कल को इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करने के बाद जो इसको नुकसान हो वो आज ही आपने किताबों में उसका इंपैक्ट ले लिया हो। ये कॉन्सेप्ट आ गया है अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू का। हैं किसकी एडजस्टमेंट है ये? हाँ, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक चैप्टर है ना कॉस्ट में। असल में तो ये क्या उसका नाम है, मैनेजमेंट है ना, इन्वेंटरी। एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा
एक मैनेजमेंट है, जो एक वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन है। मैनेजमेंट में ईओक्यू वगैरह आगे होंगे। जी क्या क्या कह रहे हैं बड़ा हैं? लिख लिया बेटा? इधर इधर पांचवी अहम बात कहाँ लिखी है तुमने? इधर हर चक्कर में मैं बताऊं कि इधर लिखो पांचवी अहम बात, चौथी अहम बात। भाई आपने किधर लिखी है? पांच। अच्छा वेरी गुड, ये चीज मेरे अजीज, लेकिन पांचवी तूने भी नहीं लिखी। नहीं लेकिन उसने, ये देखो ना, बड़ी अहम है, चौथी अहम बात, पांचवी। भाई पूरे चैप्टर में ये 5 अहम 6 अहम बातें हैं। सही है सर जी? समरी बन जाएगी ना, घर जाके इसे पढ़ना है ना इंशाल्लाह। आपको मैंने कहा था पेयर वो इस तरह एक दूसरे को सुनाया करो, लेकिन आपको असर ही कोई नहीं होता। भाई इस तरह कीजिए, ये एक पार्ट खत्म कर दें आज के, उसका नाम है जुम्मे है ना, तो इंशाल्लाह थोड़ा लेक्चर होगा। और हैं क्या करना है? पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दे, फिर मेरी किसने सुननी है? फिर सारों ने इसको पढ़ना है। तो पेज इंशाल्लाह आपको